Hi, welcome back. Let's start with this new chapter, which is motivation and emotion. मोटिवेशन एंड इमोशन फंडामेंटल साइकोलॉजिकल प्रोसेसेस हैं जो कि बिहेवियर, एक्शन और ओवरऑल मेंटल स्टेट्स को इन्फ्लुएंस करती हैं। अगर हम इसके डेफिनेशन को ब्रेक डाउन करते हैं तो मोटिवेशन का जो टर्म है वो बेसिकली ऐसा प्रोसेस है जहाँ पर हमारा एक गोल डायरेक्टेड बिहेवियर होगा, गोल ओरिएंटेड बिहेवियर होगा, एक ऐसा बिहेवियर जिससे हमें किसी गोल को फुलफिल करना होगा। तो मोटिवेशन जो प्रोसेस है वो इनिशिएट करने में, गोल ओरिएंटेड बिहेवियर को गाइड करने में और सस्टेन करने में हेल्प करेगी। बेसिकली ये एक ऐसा ड्राइविंग फोर्स है जो कि हमारे एक्शंस और डिसीजंस के बिहाइंड लगता है, जो ड्राइव करता है। बेसिकली अंडरस्टैंड करना मोटिवेशन को हेल्प करेगा हमें कि कैसे हम इंडिविजुअल को मतलब सिखा सकते हैं, कैसे वो स्पेसिफिक बिहेवियर्स में इंगेज हो, अपने गोल्स को परस्यू करे और बेसिकली परसिस्ट करे इन द फेस ऑफ चैलेंजेस। अगर हम टाइप्स की बात करते हैं, मोटिवेशन के क्या क्या टाइप्स हैं, तो इसमें पहला टाइप आता है इंट्रिंसिक, यानी कि ऐसे बिहेवियर्स में इंगेज होना क्योंकि वो आपकी इनहेरेंटली इन्जॉयबल है या फुलफिलिंग है, यानी कि आप जब अपनी पर्सनल हॉबी परस्यू करते हो इससे आपको पर्सनल सेटिस्फैक्शन मिलती है। फिर दूसरा टाइप आता है एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन का। इसका मतलब जब हम ऐसे बिहेवियर्स में इंगेज्ड होते हैं जहाँ से हमें एक्सटर्नल रिवॉर्ड मिलने के चांसेस हैं या फिर हमें अगर किसी नेगेटिव आउटकम को अवॉइड करना होता है। जैसे कि मैं अभी काम कर रही हूँ क्योंकि एंड ऑफ द मंथ मुझे अपनी सैलरी चाहिए, मुझे अपना पे चेक चाहिए, तो वो जो पे चेक है वो मेरे लिए एक एक्सटर्नल मोटिवेशन का काम करेगा। अब बात कर लेते हैं थ्योरीज ऑफ मोटिवेशन की। जैसे कि मोटिवेशन जो कॉन्सेप्ट है इसके पीछे कई सारी थ्योरीज हमें कई साइकोलॉजिस्ट ने दी हुई हैं। तो इसमें से सबसे पहली थ्योरी आती है बायोलॉजिकल थ्योरी, जिसमें आता है ड्राइव रिडक्शन। ये बेसिकली कार्ल हल ने दिया था। तो बेसिकली इन्होंने क्या बताया था कि मोटिवेशन जो है वो अराइज होती है हमारे बायोलॉजिकल नीड्स से, जिससे कि जो कि एक ड्राइव हमें प्रोवाइड करता है कि हमें उन नीड्स को रिड्यूस करना है। ड्राइव क्या होता है? ड्राइव बेसिकली एक इंटरनल स्टेट ऑफ टेंशन है जो कि हमारे फिजियोलॉजिकल नीड्स द्वारा होती है, कॉज्ड होती है। फॉर एग्जांपल हंगर ड्राइव यानी कि भूख लगना, थर्स्ट यानी कि प्यास लगना। तो ये एक ड्राइव है बायोलॉजिकल नीड के अकॉर्डिंगली। होम्योस्टेसिस एक इसका काफ़ी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है जो कि ये कहता है कि बेसिकली हमारे बॉडी की एक टेंडेंसी होती है कि उसे अपना इंटरनल बैलेंस मेंटेन करना होता है। तो मोटिवेशन यहाँ से भी अराइज होती है कि हमें उस बैलेंस को रिस्टोर्ड रखना है, यानी कि अगर भूख लग रही है तो उसको सेटिस्फाई करने के लिए हमने खाना खाया, उसको रिड्यूस करने के लिए हमने खाना खाया। तो बेसिकली ये जो कॉन्सेप्ट है वो इस थ्योरी में ये समझाता है कि हमारी मोटिवेशन जो है वो हमारे बायोलॉजिकल नीड से ही जन्म लेती है, क्रिएट होती है और हमें ड्राइव करती है कि हम उन नीड्स को रिड्यूस कर सकें। अब बात करते हैं बिहेवियरल थ्योरीज़ के बारे में। बिहेवियरल थ्योरीज़ में अगर हम बात करें तो हमने लर्निंग चैप्टर के दौरान ऑपरेंट कंडीशनिंग बाय BF स्किनर इसको अच्छे से डिस्कस किया था, जहाँ पर हमने रीइंफोर्समेंट्स और पनिशमेंट्स डिस्कस किए थे। तो ये जो थ्योरी है वो इसी चीज़ पे बेस्ड है कि बिहेवियर जो है हमारा वो मोटिवेटेड है बाय रीइंफोर्समेंट्स और पनिशमेंट्स। रीइंफोर्समेंट्स क्या होते हैं ये हमने अच्छे से कवर किया हुआ है। बेसिकली कि वो जो भी बिहेवियर जो कि लाइक्लीहुड को बढ़ावा देगा, इंक्रीज करेगा और उसके रिपीटेशन के चांसेस बढ़ाएगा, वो रीइंफोर्समेंट है। पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट में हम एक प्लेजेंट स्टिमुलस को ऐड ऑन कर देते हैं, नेगेटिव में हम अनप्लेजेंट स्टिमुलस को रिमूव कर देते हैं। इसके एग्जाम्पल्स और अच्छे से डिटेल में मैंने इसके बारे में बात की हुई है लर्निंग चैप्टर में। तो प्लीज़ अगर आपके पास टाइम हो तो वो वीडियो एक बार आप वापस से रिकॉल कर लीजिएगा। बाकी नोट्स में इसी चैप्टर के नोट्स में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं आपको इस चैप्टर के नोट्स जब प्रोवाइड करूँगी तो मैं वहाँ पर डिटेल में इसको समझाने की कोशिश करूँगी। ये एक जस्ट क्विक रिविज़न है। इसी में हमने पनिशमेंट की भी बात की हुई थी कि कैसे हम बिहेवियर के लाइक्लीहुड को डिक्रीज़ कर सकते हैं। पॉजिटिव पनिशमेंट में हम अनप्लेजेंट स्टिमुलस का ऐड ऑन कर देते हैं, जैसे कि डांटना या पनिशमेंट दे देना। नेगेटिव पनिशमेंट में हम प्लेजेंट स्टिमुलस को रिमूव कर देते हैं, जैसे कि होमवर्क ना करने पे फ़ोन ले लेना या स्क्रीन टाइम कम कर देना। अब दूसरा आता है कॉग्निटिव थ्योरीज़। कॉग्निटिव थ्योरीज़ में सबसे पहली चीज़ आती है एक्सपेक्टेंसी थ्योरी, जिसके लिए एक साइकोलॉजिस्ट एसोसिएटेड है विक्टर व्रूम। अब यहाँ पर मोटिवेशन जो है उन्होंने ये कहा कि जो मोटिवेशन है वो इन्फ्लुएंस होती है
उन एक्सपेक्टेड आउटकम से और उसके वैल्यू से जो भी उसके आउटकम पे प्लेस्ड है। यानी कि ये जो मेरी मोटिवेशन है अभी ये वीडियो बनाने की, ये मोटिवेशन मेरी इन्फ्लुएंस हो रही है कि इस वीडियो पे इतने इतने लाइक्स आएंगे, इतने इतने कमेंट्स आएंगे, तो एक एक्सपेक्टेड आउटकम है, एक वैल्यू प्लेस्ड है इस आउटकम पे, तो मेरा मोटिवेशन इस चीज़ से इन्फ्लुएंस हो रहा है। इस कॉन्सेप्ट में हम बात करते हैं एक्सपेक्टेंसी की, यानी कि एक ऐसा बिलीव कि हमारा एफर्ट जो है वो एक परफॉर्मेंस को कैसे लीड करेगा। ठीक है, द बिलीव दैट एफर्ट विल लीड टू परफॉर्मेंस। इंस्ट्रूमेंटैलिटी यानी कि एक ऐसा बिलीव कि जो परफॉर्मेंस है उससे मुझे रिवॉर्ड आगे चल करके मिलेगा। और वेलेंस यानी कि जो वैल्यू प्लेस्ड होती है ऑन द रिवॉर्ड्स। इसका मतलब क्या हुआ, इसको इसी एग्जांपल से अगर हम समझें कि मोटिवेशन थी वीडियो बनाने की, मैं वीडियो बनाऊंगी, मुझे इतने लाइक्स आएंगे, लाइक्स आना क्या हो गया, वीडियो बनाना क्या हो गया, परफॉर्मेंस हो गई, लाइक्स आना क्या हो गया, वो रिवॉर्ड हो गया। और उस रिवॉर्ड पे मुझे एक वैल्यू भी अगर प्लेस ऑन मिल गई कि हाँ मुझे इतने इतने मनी मिल गया या मुझे यूट्यूब की तरफ से पैसे आए, तो ये क्या चीज़ हो गई, ये हो गया वेलेंस। यानी कि एक एक्सपेक्टेंसी होती है, उसका इंस्ट्रूमेंटैलिटी होता है और वेलेंस होता है। ये मैंने सिर्फ आपको एग्जांपल दिया है एक्सपेक्टेंसी थ्योरी का। नेक्स्ट बात करते हैं एट्रीब्यूशन थ्योरी का। एट्रीब्यूशन थ्योरी बर्नर्ड वेनर ने की दी थी। तो इनका मानना ये था कि जो हमारा मोटिवेशन है वो इन्फ्लुएंस होता है जब लोग अपने सक्सेसेस और फेलियर्स को एट्रीब्यूट करते हैं। जैसे कि इसके जो मेजर कॉन्सेप्ट्स थे वो है इंटरनल वर्सेस एक्सटर्नल एट्रीब्यूशन, वेदर आउटकम्स आर एट्रीब्यूटेड टू पर्सनल फैक्टर्स और एक्सटर्नल सर्कमस्टांसेस। अब वीडियो बनाने का मेरा मोटिव क्या हुआ कि हाँ मैं वीडियो बनाऊंगी, इसमें मेरा इंटरनल एट्रीब्यूशन क्या हो जाएगा कि हाँ मैं अगर वीडियो बनाती हूँ तो मेरा भी रिविजन होगा और मेरी लर्निंग और अच्छी बूस्ट होगी, स्ट्रेंथन होगी। यहाँ पे एक्सटर्नल सर्कमस्टांसेस का क्या एट्रीब्यूशन हो सकता है कि हाँ अगर मैंने वीडियो बनाया और मेरी भी एक आइडेंटिटी फॉर्मेशन होगी और मुझे भी एक वैल्यू मिलेगी। स्टेबल वर्सेस अनस्टेबल एट्रीब्यूशन यानी कि आउटकम जो है वो हमें कंसिस्टेंट दिख रहा है या वेरिएबल दिख रहा है। यानी कि अगर मुझे दिख रहा है कि हाँ इस वीडियो पे प्रॉपरली रीच आती जा रही है, ऑडियंस आते जा रहे हैं, स्टूडेंट्स वीडियो देख रहे हैं, पढ़ रहे हैं और वहाँ पे एक इंटरेक्शन अच्छा चल रहा है, तो ये कंसिस्टेंसी हुई। अगर कोई वीडियो चली, कोई वीडियो नहीं चली, जैसे काफ़ी यूट्यूबर्स के साथ होता है, तो ये वेरिएबिलिटी हो जाती है। बेसिकली कहने का मतलब क्या है कि एट्रीब्यूशन यानी कि जो आउटकम है वो हमारा स्टेबल है या अनस्टेबल है। तो एट्रीब्यूशन थ्योरी के हिसाब से मोटिवेशन जो है हमारी एक पर्सन का क्या सक्सेस है और क्या फेलियर है उसके हिसाब से ड्रिवन होती है, उसके हिसाब से मोटिवेटेड होती है। नेक्स्ट आता है ह्यूमनिस्टिक थ्योरी। ह्यूमनिस्टिक थ्योरी काफ़ी फेमस मैस्लो की हायरार्की नीड्स है। ये हम कई जगहों पे यूज़ करने वाले हैं और आगे इसकी इंपॉर्टेंस आपको बहुत अच्छे से समझ में आने वाली है, क्योंकि हम जब ह्यूमनिस्टिक स्कूल पढ़ेंगे और ऐसी चीज़ें आगे जब एडवांस पढ़ेंगे तो आपको ये थ्योरी रिवाइज करनी पड़ेगी। तो इसमें बेसिकली हायरार्की आती है, यानी कि मैस्लो ने एक पिरामिड चार्ट दिया था और उसमें उन्होंने हायरार्कीज डिवाइड कर दी थी कि इंसान की कैसी कैसी नीड्स होती हैं और कैसे वो हायरार्की में नीचे से ऊपर चढ़ता चला जाता है। तो इस हायरार्की का डायग्राम जो है वो आपके एनसीईआरटी बुक में बना हुआ है, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आप अगर उसको एग्ज़ाम में बनाते हैं तो ज़रूर आपको काफ़ी अच्छे मार्क्स मिलेंगे, प्लस आपको एक्सप्लेन करने में भी काफ़ी ईजी हो जाएगा। हायरार्की में सबसे पहली नीड हमें देखने को मिलती है फिजियोलॉजिकल नीड्स। ये हमारी बेसिक नीड्स हैं, यानी कि हमारे सर्वाइवल नीड्स हैं। सर्वाइवल नीड्स खाना पीना, हमारे सर पे एक छत हो, ये बिल्कुल बेसिक नीड्स होती हैं। तो ये हमारी फिजियोलॉजिकल नीड्स है, खाना पीना ये हमारे बेसिक नीड्स में आता है, बिल्कुल बॉटम लाइन पे आता है। इसके ऊपर आती हैं सेफ्टी नीड्स, यानी कि प्रोटेक्शन फ्रॉम हार्म एंड सिक्योरिटी। यानी कि अब हमें सेफ्टी चाहिए, हमारा खाना पीना हो गया, हमारी वो नीड फुलफिल हो गई, तो अब हमें सिक्योरिटी चाहिए। सिक्योरिटी के लिए क्या हुआ भाई, सर पे छत हो, चार दीवारी हो जहाँ पे आराम से रह सके, हमें प्रोटेक्शन मिले बाहर के एनवायरनमेंट से, बाहर के लोगों से। फिर आता है लव एंड बिलोंगिंगनेस। अब हमारा ये भी रोटी कपड़ा मकान टाइप्स नीड पूरी हो गई। अब इसके बाद हमें क्या चाहिए, इसके बाद हमें सोशल रिलेशनशिप्स बनाने हैं, कनेक्शंस चाहिए, लव और बिलोंगिंगनेस चाहिए लाइफ में। इस नीड के बाद आता है एस्टीम नीड्स, यानी कि हमारी सेल्फ एस्टीम, हमारी सेल्फ रिस्पेक्ट। हमारी रिस्पेक्ट क्या है दूसरों के कंपैरिजन में, दूसरों के साथ हमारी क्या रिस्पेक्ट है, तो बेसिकली ये सेल्फ एस्टीम हो गया। फिर आता है सेल्फ एक्चुअलाइजेशन।
सेल्फ एक्चुअलाइजेशन यानी कि रियलाइज़ करना कि हमारा पर्सनल पोटेंशियल क्या है और सेल्फ फुलफिलमेंट क्या है, यानी कि हम इस मतलब सेल्फ एक्चुअलाइज हो जाना, बेसिकली हमारा पर्सनल पोटेंशियल जानना। इन थ्योरीज, इन नीड्स के बारे में आप आगे चल करके और डिटेल में पढ़ोगे और एडवांस लेवल पे जब पढ़ोगे तो आपको और इसमें कई सारी चीज़ें देखने को मिलेंगी जो अनफोल्ड होंगी, बट अभी बेसिक लेवल पे आपके लिए यही 5 नीड्स समझना ज़रूरी है और ये बेसिक नीड्स आपको जाननी चाहिए। अब इसके बाद आता है सेल्फ डिटर्मिनेशन थ्योरी, जो कि डेकी ने दी थी। तो इनके हिसाब से इन्होंने क्या कहा कि मोटिवेशन जो है वो इन्फ्लुएंस होती है हमारी नीड फॉर ऑटोनॉमी, कॉम्पिटेंसी और रिलेटेडनेस से। यानी कि ऑटोनॉमी का मतलब क्या होता है, जब हमें एक सेंस ऑफ कंट्रोल चाहिए होता है हमारे खुद के एक्शन पे। इसका मतलब कि हम ऑटोनॉमस फील कर रहे हैं, हमारी ऑटोनॉमी है, हमारे कंट्रोल में चीज़ें हैं। कॉम्पिटेंस क्या होता है कि हमें ये नीड, मतलब एक ऐसी नीड जो कि हमें फील कराती है कि हाँ हम इस एक एक्टिविटी में एकदम इफ़ेक्टिव हैं, मतलब बहुत इफ़ेक्टिवली ये एक्टिविटी कर सकते हैं। फिर आता है रिलेटेडनेस, यानी कि द नीड टू फील कनेक्टेड टू अदर्स, यानी कि हम दूसरों के साथ कनेक्टेड हैं। तो जो ये थ्योरी है सेल्फ डिटर्मिनेशन की थ्योरी, वो बेसिकली ये कहती है कि जो हम इंसान का मोटिवेशन है वो ऑटोनॉमी, कॉम्पिटेंस और रिलेटेडनेस से इन्फ्लुएंस्ड होता है। अब देखिए हमें इम्पॉर्टेंट चीज़ समझनी क्या ज़रूरी है यहाँ पर कि ये थ्योरीज़, आपको लग रहा होगा कि इतनी सारी थ्योरीज़ हैं, हर साइकोलॉजिस्ट का अलग मानना है, कौन सी थ्योरी सबसे अच्छी होगी, क्या चीज़ यूज़ करनी चाहिए होगी। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि आपको एक कोई भी बेस्ट थ्योरी मिल जाए या आप किसी एक थ्योरी को बिल्कुल बेस्ट थ्योरी कह सको, क्योंकि साइकोलॉजी एक ऐसा सब्जेक्ट ही है जहाँ पर हम ऐसी थ्योरीज़ का इस्तेमाल करते हैं कि इन साइकोलॉजिस्ट का ये मानना था, इन साइकोलॉजिस्ट का ये मानना था। बेसिकली डिफरेंट अप्रोचेज़ हैं, डिफरेंट स्कूल्स हैं किसी भी एक कॉन्सेप्ट को समझने के लिए, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि किसी भी एक थ्योरी को आप हार्ड एंड फास्ट तरीके से लेके चल सकते हो कि ये एक थ्योरी सिर्फ इम्पॉर्टेंट होगी। ऐसी कई थ्योरीज़ होंगी जो अभी आपके एनसीईआरटी में भी मेंशन नहीं है, ऐसी कई थ्योरीज़ होंगी जो बहुत इंपॉर्टेंट होंगी, जो मेंशन भी होंगी। तो किसी भी एक थ्योरी पे हम पिन पॉइंट करके नहीं बोल सकते कि हाँ ये बेस्ट थ्योरी है, क्योंकि पर्सपेक्टिव के बारे में हम पढ़ ही रहे हैं। हमारा कोर्स ही यही है कि हम अलग अलग पर्सपेक्टिव्स, अलग अलग व्यू पॉइंट्स को पढ़ते हैं, उनको समझने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पर भी हमें ये चीज़ समझनी होगी कि मोटिवेशन को हर साइकोलॉजिस्ट ने अपने तरीके से समझा है और उन्होंने अपने तरीके से एक थ्योरी बताई है। तो हर थ्योरी उसी तरीके से इम्पॉर्टेंट है और हर थ्योरी का अप्रोच और एप्लीकेशन उसी तरीके से रहेगा हमारे पूरे साइकोलॉजी के फील्ड में। चलिए अब बात कर लेते हैं इमोशंस के बारे में। इमोशन बेसिकली एक ऐसा कॉम्प्लेक्स साइकोलॉजिकल स्टेट है जिसमें एक फिजियोलॉजिकल अराउजल होता है, एक्सप्रेसिव बिहेवियर होता है और कॉग्निटिव इंटरप्रिटेशंस होते हैं, ठीक है। अब इन 3 कंपोनेंट्स को समझते हैं। फिजियोलॉजिकल अराउजल का मतलब है कि बॉडी के स्टेट में चेंजेस आएंगे, जैसे कि हार्ट रेट का बढ़ना या पसीना आना। एक्सप्रेसिव बिहेवियर का मतलब है कि ऑब्जर्वेबल बिहेवियर हो सकता है जो कि इमोशंस के साथ एसोसिएटेड हो, जैसे कि मेरा फेशियल एक्सप्रेशन या फिर बॉडी लैंग्वेज। कॉग्निटिव एक्सपीरियंस का मतलब है कि थॉट्स और इंटरप्रिटेशंस जो कि इमोशन से रिलेटेड हैं। थॉट्स और इंटरप्रिटेशंस का मतलब क्या हो गया, जैसे कि किसी एक इवेंट पे हैप्पी फील करना या सैड फील करना, ये कॉग्निटिव एक्सपीरियंस हो गया। तो इमोशन जो है एक ऐसा कॉम्प्लेक्स स्टेट है जो इन तीनों चीज़ों को इन्वॉल्व करके बनता है। पहली चीज़ हो गई कि एक फिजियोलॉजिकल अराउजल होगा, दूसरा हो गया एक्सप्रेसिव बिहेवियर और तीसरा हो गया कॉग्निटिव इंटरप्रिटेशन। इसका इम्पॉर्टेंस इस वजह से है क्योंकि इमोशंस जो हैं वो काफ़ी क्रूशल रोल प्ले करते हैं हमारे बिहेवियर को गाइड करने में और डिसीजन मेकिंग में, प्लस सोशली इंटरेक्ट करने के लिए, ठीक है। अब नेक्स्ट हम समझते हैं कि इमोशन की थ्योरीज़ क्या क्या हैं। तो इसमें 2 इम्पॉर्टेंट थ्योरीज़ हैं, काफ़ी ज़्यादा, मतलब जो आपके एनसीईआरटी में मेंशन की गई हैं, प्लस एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी काफ़ी इम्पॉर्टेंट है और बेस लेवल आपको यहाँ से क्लियर करके चलना पड़ेगा। अब बात कर लेते हैं जेम्स लैंग थ्योरी की। जेम्स लैंग थ्योरी बेसिकली ये कहती है कि इमोशंस जो हैं, बेसिकली जो भी हम इमोशंस एक्सपीरियंस करते हैं वो एक रिज़ल्ट है हमारे फिजियोलॉजिकल अराउजल का, ठीक है। हम इमोशंस को फील करते हैं क्योंकि हमें वो फिजियोलॉजिकल चेंजेस देखने को मिलते हैं। अब जेम्स लैंग की थ्योरी ये कहती है
कि भैया मैंने जो भी इमोशन एक्सपीरियंस किया अभी अभी वो सिर्फ और सिर्फ मेरे फिजियोलॉजिकल अराउजल का एक रिजल्ट है, यानी कि मैंने वो इमोशन फील ही सिर्फ इस वजह से किया क्योंकि मैंने उस फिजियोलॉजिकल चेंज को नोटिस किया था। अब इसका प्रोसेस कैसा होता है कि स्टिमुलस समझ लीजिए ऐसा है कि एक इवेंट अकर हुआ जिसमें आपने सांप देख लिया। अब यहाँ पर आपका फिजियोलॉजिकल रिस्पॉन्स क्या था, बॉडी ने आपके रिएक्ट किया, आपकी हार्ट बीट बहुत बढ़ गई और पसीने आने लग गए, हाथ पैर कांपने लग गए, ये आपका एक फिजियोलॉजिकल रिस्पॉन्स है। अब इस पर आपका इमोशन क्या निकला कि आपने इस इमोशन को एक्सपीरियंस किया जो कि है डर, और ये डर आया कहाँ से, ड्यू टू द फिजियोलॉजिकल चेंजेस। तो आपको इसका प्रोसेस समझ में आया। इसी प्रोसेस पे ही जेम्स लैंग ने बताया बेसिकली कि होता क्या है जब हमारे सामने कोई एक स्टिमुलस आता है, उस स्टिमुलस पे बेस्ड हमारा एक फिजियोलॉजिकल रिस्पॉन्स निकल करके आता है, उस फिजियोलॉजिकल रिस्पॉन्स पे बेस्ड हमारा एक इमोशन फॉर्म होता है जिस इमोशन को हम एक्सपीरियंस करते हैं, जैसे कि इस केस में फियर वो इमोशन था। अब आगे बात कर लेते हैं कैनन-बार्ड थ्योरी की। कैनन-बार्ड थ्योरी बेसिकली डिफाइन करती है इमोशन को कि इमोशन और फिजियोलॉजिकल अराउजल जो है वो अकर होता है साइमल्टेनियसली और इंडिपेंडेंटली, यानी कि साथ साथ भी लेकिन एक दूसरे से इंडिपेंडेंट। यानी कि स्टिमुलस इस प्रोसेस में क्या होगा कि एक इवेंट अकर हुआ, अब फिजियोलॉजिकल रिस्पॉन्स और इमोशन दोनों साथ के साथ ही इमोशन मतलब आदमी फील करेगा, सेम टाइम पे फील करेगा लेकिन इंडिपेंडेंटली फील करेगा। अब आप इसको एक तरीके से ऐसे समझो कि क्या ऐसा हुआ कि आपकी हार्ट बीट बढ़ गई, पसीने वसीने आने लग गए, और इसी के साथ साथ ही तो आप डर महसूस करोगे ना कि हाँ आपको डर लग रहा है, तो आपको डर लग रहा है इसलिए आपकी हार्ट बीट बढ़ी है, पसीने आ रहे हैं, और आपकी हार्ट बीट बढ़ गई, आपको पसीने आ रहे हैं क्योंकि आप डर रहे हो। तो इनका कहने का मतलब ये था कि दोनों चीज़ें होती साथ में ही हैं और इंडिपेंडेंटली होती हैं। ठीक है, फिर आगे हम बात कर लेते हैं सैक्स्टर सिंगर, यानी कि जो 2 फैक्टर थ्योरी दी गई है। अब ये जो थ्योरी है ये बेसिकली ये कहती है कि इमोशंस जो हैं हमारे वो हमारे फिजियोलॉजिकल अराउजल पे बेस्ड हैं और हमारे कॉग्निटिव इंटरप्रिटेशन पे बेस्ड हैं, जो भी हमारा कॉग्निटिव इंटरप्रिटेशन निकला उस अराउजल से रिलेटेड। इसका प्रोसेस कैसा होगा कि एक इवेंट अकर हुआ, इसके हमारा फिजियोलॉजिकल अराउजल हुआ, बॉडी ने रिएक्ट किया। अब हमारा कॉग्निटिव इंटरप्रिटेशन ये कहता है कि ये जो अराउजल हुआ है ये इस कॉन्टेक्स्ट पे बेस्ड है, हम उसको इंटरप्रेट किए, ये हमारे कॉग्निटिव इंटरप्रिटेशन का प्रोसेस हुआ, फिर हमने उस इमोशन को एक्सपीरियंस किया, यानी कि बेस्ड ऑन द इंटरप्रिटेशन। अब इसको समझते हैं इस तरीके से कि सांप आपने देखा, इवेंट हो गया, ठीक है, फिजियोलॉजिकल अराउजल आपकी बॉडी ने रिएक्ट किया, आपको गर्मी पसीने होने लग गए और आपकी हार्ट बीट बढ़ गई। ठीक है, आपका ये जो पूरा कॉन्टेक्स्ट हुआ, ये जो अराउजल हुआ, आपका कॉग्निशन जो है इस चीज़ को इंटरप्रेट किया। अब जो आपने इमोशन एक्सपीरियंस किया कि अरे बाप रे मुझे डर लग रहा है, ये सांप मुझे काट सकता है, ये जो इंटरप्रिटेशन निकला इसकी वजह से आपने वो डर का इमोशन एक्सपीरियंस किया। ऐसा 2 फैक्टर थ्योरी का कहना है। क्या कहना है कि स्टिमुलस इवेंट अकर हो जाएगा, फिजियोलॉजिकल अराउजल होगा और एक कॉग्निटिव इंटरप्रिटेशन निकलेगा बेस्ड ऑन दैट अराउजल, एंड देन वी एक्सपीरियंस द इमोशन बेस्ड ऑन दैट इंटरप्रिटेशन। आई होप ये चीज़ आपको समझ में आ गई होगी। मैं अभी इसको बिल्कुल थ्योरीज़ को मैं बिल्कुल क्रिस्प तरीके से आपको समझा रही हूँ ताकि आप बिल्कुल समझ जाओ टू द पॉइंट ये होता क्या है। मैंने बेटर एग्जांपल्स भी ट्राई किए हैं, बाकी एनसीईआरटी बुक में भी थोड़ा और लेंथ में दिया हुआ है, तो मैं हो सकेगा तो मैं नोट्स में थोड़ा और इसको लेंथी तरीके से प्रेजेंट कर दूँगी, बट मैं अभी आपको इस वीडियो के थ्रू सिर्फ टू द पॉइंट आपको चीज़ें समझाना चाहती हूँ कि टू द पॉइंट थ्योरी कहती क्या है, उसका मीनिंग क्या है, उनका मतलब क्या उनका कॉन्सेप्ट है, और उस कॉन्सेप्ट को समझते हुए एक एग्जाम्पल। अब चलते हैं आगे अप्रेजल थ्योरी पे जो कि लजारस ने दी थी। अब इनका क्या कहना था कि इमोशंस जो हैं वो बेस्ड होते हैं कॉग्निटिव अप्रेजल पे ऑफ सिचुएशन सिग्निफिकेंस, यानी कि सिचुएशन कितना गंभीर है। अब इस प्रोसेस में प्राइमरी अप्रेजल होता है, यानी कि असेस करना कि सिचुएशन कितनी रेलेवेंट है, कि मतलब क्या ये थ्रेटनिंग है, क्या ये डरावना है। अब भाई सांप सामने आ गया तो पहला आपका जो कॉग्निटिव
अप्रेजल होगा, यानी कि प्राइमरी अप्रेजल, वो ये रहेगा क्या ये डरावनी चीज़ है, क्या ये सांप मुझे काट सकता है, क्या मैं खतरे में हूँ। ये मेरा प्राइमरी अप्रेजल हुआ। फिर आता है सेकेंडरी अप्रेजल, यानी कि इवैल्यूएट करना कि क्या मेरे पास कोपिंग रिसोर्सेज और ऑप्शंस हैं, क्या मैं इस सिचुएशन का हैंडल कर सकती हूँ, क्या ये सांप जो मेरे सामने पड़ गया है, क्या मेरे पास कोई रिसोर्स है कि मैं इस सांप से बच सकूँ। ये मेरा सेकेंडरी अप्रेजल होगा। यानी कि पहले प्राइमरी अप्रेजल में हम उस सिचुएशन की रेलेवेंस को जज कर रहे थे, असेस कर रहे थे, और सेकेंडरी अप्रेजल में हम इवैल्यूएट कर रहे थे कि क्या हमारे पास कोपिंग रिसोर्सेज और ऑप्शंस प्रेजेंट हैं। एंड देन इमोशन एक्सपीरियंस होता है बेस्ड ऑन दीज अप्रेजल्स। वी एक्सपीरियंस डिफरेंट इमोशंस। जैसे कि भाई अब आप कहीं पब्लिक में हो, ढेर सारे लोग हैं आपके आसपास, आपको पता है कि हाँ ठीक है सिचुएशन हैंडल हो सकती है, रिसोर्सेज हैं आप पे, तो आप थोड़ा रिलीफ फील कर सकते हो थोड़े टाइम के बाद, तो यहाँ पे इमोशन रिलीफ हो सकता है। लेकिन अगर कोई स्ट्रेसफुल सिचुएशन है तो वहाँ पे इमोशन स्ट्रेसफुल हो सकता है, स्ट्रेस हो सकता है। तो लजारस का भाई ये कहना था कि इमोशंस जो हैं वो हमारे कॉग्निटिव अप्रेजल पे बेस्ड हैं कि सिचुएशन की सिग्निफिकेंस क्या है। हम प्राइमरी अप्रेजल पे असेस करेंगे कि सिचुएशन क्या रेलेवेंस होल्ड करता है, और सेकेंडरी अप्रेजल पे देखेंगे कि क्या हम उसके कोपिंग रिसोर्सेज हमारे पास प्रेजेंट है कि नहीं, और क्या ऑप्शंस अवेलेबल हैं उसको इवैल्यूएट करने के लिए। बेस्ड ऑन ये दोनों अप्रेजल्स मैं क्या इमोशन एक्सपीरियंस कर रही हूँ वो मेरा इमोशन कहलाएगा। ठीक है, अब आगे चलते हैं, हम बात करते हैं कि इमोशन का क्या रोल है हमारे मोटिवेशन में। अगर हम इमोशनल ड्राइव की बात करें तो इमोशंस जो हैं वो बहुत ही पावरफुल फैक्टर हो सकते हैं और बहुत ही पावरफुल मोटिवेटर बन सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, फियर कैन ड्राइव अवॉइडेंस बिहेवियर वाइल हैप्पीनेस कैन एनहांस मोटिवेशन। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर हमें किसी चीज़ का डर है तो उससे हम चीज़ों को अवॉइड कर पाएंगे, हमें एक मोटिवेशन मिलेगी कि नहीं भाई ये चीज़ अवॉइड करनी पड़ेगी। जैसे कि अगर हमें एग्ज़ाम में फ़ेल होने का डर है तो हमें उस सिचुएशन में भी हमें मोटिवेशन मिलेगी कि नहीं भाई बैठ के पढ़ लेते हैं, क्योंकि अगर फेल हो गए तो बहुत दिक्कत हो जाएगी। तो ये जो फेल होने का फियर है ये मेरे बिहेवियर को ड्राइव कर रहा है कि नहीं मुझे फेलियर को अवॉइड करना होगा, इसलिए मुझे पढ़ लेना चाहिए। तो भी एक पावरफुल मोटिवेटर हुआ ना। वहीं बोला गया कि वाइल हैप्पीनेस कैन एनहांस मोटिवेशन टू परस्यू गोल। इसका मतलब अब भाई जो पढ़ाकू बच्चे हैं जिनको पढ़ना बहुत अच्छा लग रहा है, मज़ा आ रहा है कोर्स में, बढ़िया चीज़ें लग रही हैं, वो लोग खुशी खुशी इस चीज़ के लिए पढ़ेंगे, खुशी से तैयारी करेंगे, वो मोटिवेटेड रहेंगे कि नहीं भाई मुझे तो तैयारी करनी है ताकि मेरे बहुत ही अच्छे मार्क्स आ सके। तो दोनों केसेस में गोल परस्यू हो रहा है, दोनों केसेस में उन्हें मोटिवेशन मिल रही है। तो जो भी हमारे इमोशंस हैं वो बहुत ही पावरफुल मोटिवेटर की तरह एक्ट करेंगे। अब ये हमारे डिसीजन मेकिंग को भी इन्फ्लुएंस कर सकते हैं। इमोशंस जो है वो इम्पैक्ट करते हैं कि हम अपना डिसीजन कैसे बनाते हैं या हम रिस्क को कैसे असेस करते हैं। अगर पॉजिटिव इमोशंस हैं तो उनसे ज़्यादातर के ऑप्टिमिस्टिक डिसीजंस देखने को मिलते हैं। यानी कि अगर मैं खुश हूँ, मैं अच्छे मूड में हूँ, तो मेरे पॉजिटिव वो भी होंगे, डिसीजंस भी होंगे, ऑप्टिमिस्टिक डिसीजंस होंगे कि हाँ मैं खुश हूँ, अच्छे पॉजिटिव डिसीजंस ले पा रही हूँ। वहीं अगर मेरे नेगेटिव इमोशंस हैं तो उससे कहीं ना कहीं मैं अवॉइडेंस बिहेवियर की तरफ जाऊँगी। यानी कि जैसे नेगेटिव इमोशंस क्या हुए, नेगेटिव इमोशंस हुए जैसे स्ट्रेस, एंजाइटी, एग्जामिनेशन एंजाइटी है, मुझे डर लग रहा है एग्ज़ाम का, नर्वसनेस हो रही है, तो मैं वो जो एक स्टेट है कि मैं इस खतरे में पड़ सकती हूँ कि मैं फ़ेल हो जाऊँ, वो एक स्टेट से बचने के लिए मेरा बिहेवियर अलग होगा। तो नेगेटिव इमोशंस भी मुझे हेल्प कर ही रहे हैं इन टर्न। ठीक है, तो इससे हमारी जो डिसीजन मेकिंग है वो बहुत हद तक इन्फ्लुएंस होती है। अब इमोशंस जो है गोल अचीवमेंट में काफ़ी काम करते हैं, क्योंकि पॉजिटिव इमोशंस होंगे तो हम अपनी मोटिवेशन को और बढ़ावा दे पाएंगे, परसिस्टेंटली काम करेंगे, हमारी परफॉर्मेंस अच्छी होगी और हम अपना गोल अचीव कर पाएंगे। अब आगे बात कर लेते हैं कि इमोशंस को मैनेज कैसे किया जा सके। तो इमोशनल रेगुलेशन बेसिकली कुछ ऐसी टेक्निक्स बताती हैं जिससे हम अपने इमोशनल रिस्पॉन्सेस को कंट्रोल और मैनेज कर सकें। इसमें पहला आता है माइंडफुलनेस। माइंडफुलनेस का मतलब ही यही होता है कि जब हम बिल्कुल अवेयर हों और एक्सेप्ट कर सकें अपने खुद के इमोशंस को। माइंडफुलनेस एक स्टेट ऑफ माइंड होती है जहाँ पर हम अपने बारे में, अपने इमोशंस के बारे में अवेयर हैं और उन्हें एक्सेप्ट कर पा रहे हैं।
नेक्स्ट आता है कॉग्निटिव रीअप्रेजल, यानी कि चेंज करना अपने इंटरप्रिटेशन को ऑफ अ सिचुएशन टू ऑल्टर इट्स इमोशनल इम्पैक्ट। यानी कि एक अगर काफ़ी सैडनिंग सिचुएशन मेरे लाइफ में आई है और मैं अगर उस चीज़ का इंटरप्रिटेशन थोड़ा चेंज करने का कोशिश करूं कि अच्छा ठीक है, हो सकता है मेरी ट्रेन कैंसिल हो गई, हो सकता है कोई एक ऐसी बड़ी मिस हैपनिंग हो सकती थी जो कि टल गई, छोटी सी चीज़ में टल गई, उतनी बड़ी मिस हैपनिंग नहीं हुई, मेरी ट्रेन छूट गई, तो एक तरीके से बेटर ही है। तो मैंने क्या किया यहाँ पर, मैंने उस इंटरप्रिटेशन को थोड़ा सा ऑल्टर किया ताकि जो मेरा इमोशनल रिएक्शन था, इमोशनल इम्पैक्ट था, मैं उसको भी ऑल्टर कर सकूँ। ठीक है। इसके बाद आती हैं रिलैक्सेशन टेक्निक्स, यानी कि डीप ब्रीदिंग, प्रोग्रेसिव मसल रिलैक्सेशन। ये सारे कुछ ऐसे प्रैक्टिसेस होती हैं जो कि बेसिकली हमें रिलैक्स करने में, हमें काम करने में काफ़ी हेल्प करती हैं। अब हम बात करते हैं कुछ कोपिंग मैकेनिज़म्स की। तो ये कुछ ऐसी स्ट्रैटेजीज़ हैं जो कि हमें हेल्प करेंगी स्ट्रेस और इमोशनल चैलेंजेस को हैंडल करने में, ईजी करने के लिए। ठीक है। यहाँ पर हम लजारस और फोकमैन की बात करेंगे क्योंकि लोगों ने ही बात की थी प्रॉब्लम फोकस्ड कोपिंग की, यानी कि एड्रेस करना टू द सोर्स डायरेक्टली। इसका मतलब क्या हुआ कि हम प्रॉब्लम पर डायरेक्टली फोकस कर रहे हैं कोप करने के लिए, यानी कि हम ऐसा, मतलब मुझे स्ट्रेस को हैंडल करना है, मुझे इमोशनल चैलेंजेस को हैंडल करना है, तो मैंने डायरेक्टली जो सोर्स का, मतलब जो स्ट्रेस का सोर्स है उसे ही एड्रेस कर दिया। ठीक है। जैसे कि मान लो मुझे एग्जामिनेशन एंजाइटी थी, मुझे इस चीज़ का स्ट्रेस था कि एग्ज़ाम में मैं कैसे ढंग के नंबर लाऊंगी, कैसे पढ़ाई होगी, तो मैंने डायरेक्टली वो जो स्ट्रेस अराइज़ हो रहा है वो मेरे प्रिपरेशन से अराइज़ हो रहा है, मेरा प्रिपरेशन अच्छा होगा तो मेरा स्ट्रेस लेवल कम होगा। ठीक है। तो मैंने प्रॉब्लम फोकस्ड कोपिंग के थ्रू डायरेक्टली प्रिपरेशन को टारगेट किया, डायरेक्टली उसी को एड्रेस किया ताकि मैं अपना प्रिपरेशन अच्छा कर सकूँ, तो मेरा स्ट्रेस कम रहे एग्ज़ाम के टाइम पे। फिर आता है इमोशन फोकस्ड कोपिंग, यानी कि इमोशनल रिस्पॉन्सेस जो हैं उनको मैनेज करना, यानी कि सोशल सपोर्ट लेना। अब जैसे इमोशन फोकस्ड कोपिंग वो हो सकती है कि स्ट्रेस के सिचुएशन में आप किसी साइकोलॉजिस्ट को, काउंसलर को मतलब कांटेक्ट करते हो या अपने टीचर को कांटेक्ट करते हो ताकि आपको एक सोशल सपोर्ट मिल सके। यहाँ पर हम इमोशंस पे फोकस करते हैं। फिर बात कर लेते हैं इमोशनल इंटेलिजेंस की। इमोशनल इंटेलिजेंस बेसिकली वो एक एबिलिटी है जिससे हम रिकॉग्नाइज कर सकते हैं, अंडरस्टैंड कर सकते हैं और अपने खुद के इमोशंस को मैनेज कर सकते हैं, प्लस दूसरों के इमोशंस को भी मैनेज कर सकते हैं। जैसे हमारा इंटेलिजेंट क्वेश्चंट होता है, यानी कि IQ होता है, वैसे ही हमारा EQ भी होता है, यानी कि इमोशनल क्वेश्चंट भी होता है। आगे चल कर के आपको प्रैक्टिकल क्लासेस में ऐसे कुछ टेस्ट देखने को मिलेंगे जहाँ पर हम EQ टेस्ट करेंगे या EQ कैसे टेस्ट किया जाता है उसके बारे में भी सीखेंगे। तो बेसिकली इसका मतलब क्या होता है कि हम अपनी एक, मतलब EI यानी कि इमोशनल इंटेलिजेंस एक ऐसी एबिलिटी है जिससे हम अपने खुद के इमोशंस को रिकॉग्नाइज कर पा रहे हैं, अंडरस्टैंड कर रहे हैं, मैनेज कर रहे हैं, साथ के साथ दूसरे के इमोशंस को भी समझ सक रहे हैं। यहाँ पर मेन कंपोनेंट्स होते हैं जैसे सेल्फ अवेयर होना, सेल्फ रेगुलेशन अच्छा होना, यानी कि हम खुद को रेगुलेट कर पा रहे हैं प्रॉपरली, मोटिवेशन हमारा अच्छा है, एम्पैथी है हमारे अंदर, प्लस हमारे अंदर सोशल स्किल्स भी हैं। अब आगे बात कर लेते हैं कि मोटिवेशन और इमोशन एप्लीकेशंस बेस्ड कैसे है, मतलब क्या इसका एप्लीकेशन है। तो एजुकेशन सिस्टम में इसका एप्लीकेशन है, यानी कि स्टूडेंट को मोटिवेट करना तो भाई काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ये हम बेसिकली कर सकते हैं गोल सेटिंग के थ्रू, रिवॉर्ड्स के थ्रू, एक लर्निंग एनवायरनमेंट क्रिएट कर सकते हैं ताकि उनकी मोटिवेशन जो है एनहांस्ड रहे। उन्हें इमोशनल सपोर्ट प्रोवाइड करें, यानी कि उन्हें हेल्प प्रोवाइड करें कैसे वो अपना स्ट्रेस मैनेज कर सकते हैं, इमोशनल स्किल्स डेवलप कर सकते हैं। इसीलिए स्कूल्स में अब काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि एक स्टूडेंट काउंसलर प्रेजेंट हो ही हो जो कि बच्चों की हेल्प कर सके सारे स्कूल के एकेडमिक वाले चैलेंजेस को और स्ट्रेस को मैनेज करने में, और कैसे उनसे बच्चे डील करें इस चीज़ की हेल्प करने के लिए। तो एजुकेशन में भी ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। अब बात कर लेते हैं वर्क प्लेस की। तो वहाँ पे हमें एम्प्लॉयज़ को मोटिवेटेड रखना है ताकि उनकी जॉब परफॉर्मेंस अच्छी रहे, वो सेटिस्फाइड रहेंगे तो उनकी प्रोडक्टिविटी अच्छी होगी, प्लस इमोशनल वेलबींग, यानी कि एड्रेस करना इमोशनल चैलेंजेस को जिससे हम जॉब सेटिस्फैक्शन जैसी चीज़ों को एनहांस कर सकें और बर्नआउट जैसी सिचुएशन को रिड्यूस कर सकें। उसके बाद आता है थेरेपी। थेरेपी में बिहेवियरल थेरेपी और CBT यानी कि कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी, ये दो थेरेपीज़ में इनका एप्लीकेशन होता है क्योंकि बिहेवियरल थेरेपी में हम ऑपरेंट कंडीशनिंग के प्रिंसिपल्स को यूज़ करते हैं बिहेवियर को मॉडिफाई करने के लिए,
और CBT में हम एड्रेस करते हैं नेगेटिव थिंकिंग पैटर्न्स को और इमोशंस को, जिससे हमारी मेंटल हेल्थ इम्प्रूव हो। इन थेरेपीज़ के बारे में आगे आप अभी बहुत डिटेल में पढ़ने वाले हो। ये सिर्फ एक बेसिक, आपको सिर्फ एक आइडिया दिया जा रहा है, लाइक ये टॉपिक सिर्फ अभी इनिशिएट किए जा रहे हैं, इंट्रोड्यूस किए जा रहे हैं, ताकि आपका बेस से ही आपको ये वर्ड्स, ये टर्म्स पता हों। आगे चल करके आपको भी इन पर बहुत कुछ पढ़ना है। फिर बात कर लेते हैं स्पोर्ट्स की, यानी कि एथलीट के मोटिवेशन की बहुत ज़रूरत होती है। उनको मोटिवेशनल टेक्निक सिखाना काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ताकि वो अपने परफॉर्मेंस को इन्हांस कर सकें, अपना परसिस्टेंस इन्हांस कर सकें। मैनेज करना कॉम्पिटिटिव इमोशन, यानी कि एथलीट्स के अंदर जो भी स्ट्रेस हैंडलिंग के स्किल्स हैं, एंजाइटी है रिलेटेड टू कंपटीशन, वो कैसे वो मैनेज करें, कैसे हैंडल करें, तो ये इसका एप्लीकेशन हो गया। अब अगर हम कंक्लूड करते हैं तो बेसिकली मोटिवेशन और इमोशन, हमें क्या पता चला कि ये एक इंटरवाइंड प्रोसेस है और सिग्निफिकेंटली इन्फ्लुएंस करती है पर्सन के बिहेवियर को और साइकोलॉजिकल वेलबींग को। इन कॉन्सेप्ट्स को समझना थ्रू वेरियस थ्योरीज एंड एप्लीकेशन हमें हेल्प करेगा कि कैसे हम पर्सनल के इफेक्टिवनेस को इम्प्रूव कर सकते हैं, सोशल इंट्रैक्शंस को एनहांस कर सकते हैं और उसके इमोशनल चैलेंजेस को एड्रेस कर सकते हैं। अगर हम अप्लाई करते हैं इन प्रिंसिपल्स को मोटिवेशन और इमोशन के, जिससे कि हम इंडिविजुअल के बेटर डिसीजन मेकिंग को फॉस्टर कर पाएंगे, उसके गोल्स अचीव करने में हेल्प कर पाएंगे और इमोशनल हेल्थ मेंटेन करने में हेल्प कर पाएंगे। सो दिस वॉज ऑल फॉर दिस चैप्टर। आई होप आपके डाउट्स मेजरली क्लियर हो गए होंगे, बट अगर नहीं हुए हैं तो यू कैन ड्रॉप इन द कॉमेंट सेक्शन इफ़ देर इज़ एनी डाउट। एंड माइंड मैप मैंने हमेशा की तरह डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है, जो कि आपके क्विक रिविजन के लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा। प्लस इसके साथ आपको नोट्स और सी बेसिक क्वेश्चंस भी आपको मिल जाएंगे NCERT के।